आजकल के टाइम के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों के माइंड में आता है कि हम कितने अमीर होंगे, हम अरबपति बनेंगे, लखपति बनेंगे, करोड़पति बने होंगे। तो अगर हमें अपनी कुंडली से ये जानना हो तो हम कुंडली में कौन सा भाव देखेंगे या कुंडली का कौन सा ग्रह देखेंगे? देखिए, इसके लिए जन्म कुंडली का कोई एक भाव या एक ग्रह जिम्मेदार नहीं होता। अगर मैं कहूँ आपसे कुंडली में कि पैसा किसे कमाना है आपको, तो यानी आपको लग्न देखना होगा, क्योंकि लग्न इज यू, आप ही अपना लग्न है और लग्न ही आप हैं। सेकंड हाउस दिखाता है हमारे पास पैतृक संपत्ति, हमारे पास कैश फॉर्म में पैसे, या हम कितने पैसों को सेव कर पाते हैं। फिफ्थ हाउस दिखाता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके कितना पैसा कमाएंगे, आप एक्चुअली कितने एबल हैं या पैसों को कैसे हैंडल करेंगे। नाइन्थ हाउस दिखाता है आपके भाग्य को, आपके लक को, जिसके बिना कभी कभी कर्म भी हमें अच्छा फल नहीं देता। 11th हाउस दिखाता है आपकी अर्निंग्स को, आपकी इनकम को। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी भावों में से कोई 2 या 3 भाव भी बहुत स्ट्रांग हो जाएं, तो फिर इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप अपने लाइफ में एक अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। अब देखिए, अगर किसी इंसान का 5th हाउस बहुत मजबूत है तो मे बी वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, उसने एक हाई एजुकेशन लिया और उसके बाद उसने एक हाई प्रोफेशनल जॉब किया। लेकिन क्या हो, अगर मैं आपसे कहूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंटेलिजेंट या बहुत पढ़े लिखे हैं तो ही आप अमीर होंगे। मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिला सकता हूँ जो 10th फेल हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में पढ़ाई भी ठीक से नहीं की, लेकिन आज वो लोग अरबपति हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये दिखाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जन्म कुंडली का कोई एक हाउस ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो मजबूत नहीं हो तो आप अमीर नहीं हो सकते। अब रही बात आपके ग्रहों की, तो ग्रहों में भी ऐसा ही है कि आपके लग्न के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह कारक है। जो ग्रह कारक है वो अगर अच्छे भावों से पावरफुल होकर बैठा है तो आपको पैसा कमाने में बहुत मदद करेगा। मे बी वो वीनस हो सकता है, शुक्र, मे बी वो जुपिटर हो सकते हैं, शनि हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर लग्न। तो ये डिपेंड करता है कि हर इंसान की कुंडली में कैसे योग हैं, कौन कौन से भाव मजबूत हैं और कौन से ग्रह उसकी कुंडली में कारक होकर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। अच्छा, और कई बार हम देखते हैं, कहते हैं कि कुछ पावरफुल ग्रह के बारे में हम बात करते हैं, जैसे मंगल हो गया, शनि हो गया। तो जैसे मंगल जो होता है वो कुंडली में सबसे अच्छा प्रभाव किस ग्रह में देते हैं, किस भाव में? देखिए, मंगल, मैं अगर आपसे कहूं कि मंगल आपकी लग्न के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में कारक हैं तो वो कारक भावों में बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ भावों में मंगल जनरली बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, जैसे कि लग्न। अगर लग्न में मंगल बहुत बुरी तरह पीड़ित ना हो तो जनरली लग्न में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि ये उनके खुद का घर है। इसके अलावा तीसरे भाव में मंगल कारक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देते हैं। कहते हैं वो इंसान जिसके 3rd हाउस में मंगल है वो इतना एफिशिएंट होता है कि उसे कोई मतलब नहीं है कि सामने पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है या पहाड़ है, वो पहाड़ तक तोड़ने के लिए काबिल है। मतलब वो इतना ज़्यादा मेहनती और पुरुषार्थी हो जाता है कि उसके लिए फिर कुछ भी अलभ्य नहीं कहा गया। मतलब नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड दैट ही कांट अचीव, वो सब कुछ पा सकता है। 5th हाउस में भी मंगल जनरली अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये उनके बेस्ट फ्रेंड का घर है, मतलब सूर्य का घर है। 6th हाउस में मंगल कारक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो प्रबल शत्रुहंता बना देते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने शत्रुओं को दमन कर सकता है, शत्रुओं को देखते ही उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। 9th हाउस में भी मंगल जनरली बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। 10th हाउस में मंगल कारक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो दिशा बली हो जाते हैं। 10th हाउस का मंगल अच्छी पोजीशन में कुल दीपक राजयोग भी बनाता है। इसके अलावा 11th हाउस में भी मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो मैंने भाव छोड़ दिए, क्या उन भावों में मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई एक मामलों में तो मैंने अष्टम भाव के मंगल को भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा है। ज़्यादातर जो एथलीट्स हैं या जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, या जो पॉलिटिशियन हैं, या फिर जो सोसाइटी में बहुत हाई लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनकी कुंडली में भी आपको 8th हाउस में मंगल आसानी से दिखाई दे जाएगा। लेकिन वो जो 8th हाउस में मंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो उनके लग्न के लिए कारक है। तो या तो मंगल आपके लग्न के लिए कारक होकर किसी अच्छे भाव में बैठे हों, और या तो फिर मंगल, जो मैंने आपको भाव बताया, जनरली इसमें बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन मंगल की एक चीज़ ये भी है कि मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव अगर हो जाए तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये भी मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जिन भावों में मैंने आपको बताया इन भावों में मंगल अच्छा प्रभाव ही देंगे। आपको एक बार, जो भी इंसान इसे देख रहा है, उसे एक बार अपना लग्न, एक बार अपनी राशि और उसमें मंगल कारक है या नहीं कारक, इस चीज़ को भी ज़रूर देख लेना चाहिए। अच्छा, और मंगल, शनि, ये सब तो काफ़ी प्रभावशाली ग्रह होते हैं, पर मैंने कई बार सुना है कि शुक्र ग्रह, जो शुक्र होता है, वो अट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। तो क्या वाकई आकर्षण के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप आकर्षण के लिए शुक्र को ही देखेंगे। दरअसल मैं अगर आपसे सच्चाई बताऊं तो आकर्षण के लिए शुक्र को देखा ही नहीं जाता। आकर्षण के लिए मेनली तौर पे जो मेन प्लैनेट हैं वो है जुपिटर, बृहस्पति। लेकिन जो भी ग्रह जैसे हमारे लग्न से संबंध बनाता है, लग्न में अगर सूर्य बैठा होगा तो आपके अंदर अट्रैक्शन होगा, लेकिन वो अट्रैक्शन प्रभावशाली होगा, आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। लग्न में अगर गुरु होंगे तो आपके अंदर आपकी इंटेलिजेंस, आपका ज्ञान, आपका अट्रैक्शन बन जाएगा। अब डेफिनेटली
अगर आपके लग्न में शुक्र हैं तो मे भी आप बहुत सुंदर होंगे, देखने में बहुत स्मार्ट होंगे, आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत चार्मिंग होगी। तो अब कौन सा अट्रैक्शन की बात की जा रही है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पावरफुल होकर आपके लग्न से किसी भी तरह से संबंध बना रहा है। मे भी वो आपके लग्न में हो, लग्न को देख रहा हो, लग्न के नक्षत्र में हो, या नक्षत्र वाइज उन्होंने स्थानांतरण किया हो, ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन ग्रह टू ग्रह ये वेरी करता है कि आप किस तरह के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जो अगर आपका मतलब बाहरी दुनिया की चमक धमक की बात हो रही है कि आपने किसी इंसान को देखा, वो इतना सुंदर है कि आपने उसे देखा, बस आप देखते ही रह गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर शुक्र काम कर रहा होगा। लेकिन अगर आप एक पावरफुल ऑरा की बात कर रहे हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इंसान आपको मिलता है अपनी लाइफ में जिसे आप पूरी उम्र रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और आप उसका ज्ञान आपको अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जुपिटर या अफेक्टेड बाय जुपिटर। तो अलग अलग ग्रहों से ये कहा जा सकता है कि अट्रैक्शन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। मेनली जो हम जिस अट्रैक्शन को ज़्यादातर सोचते हैं कि लोग बस हमें देखें, अट्रैक्ट हो जाएं बाय हमारी ब्यूटी, हमारी जो है सुंदरता से, तो वो हाँ शुक्र से देखा जाता है। लेकिन आकर्षण के कारक ग्रह जो होते हैं वो जुपिटर यानी बृहस्पति को ही माना जाता है। अच्छा, और एक बहुत ही जनरल बात, बहुत फेमस, कई बार सुनते हैं हम लोग, शनि की 7.5 चल रही है, शनि वक्री हो गया, शनि ने ये कर दिया। तो क्या वाकई ऐसा है कि मंगल और शनि हमेशा नुकसान ही करेंगे अगर वो हैं तो? देखिए, मंगल और शनि जब साथ में बैठते हैं, अगर आप साथ की बात कर रही हैं उनके कंजंक्शन की, तो मंगल और शनि का जो कंजंक्शन होता है ये मोस्ट पावरफुल कंजंक्शन है। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाकर लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है। हाँ। कि अगर आपके मंगल और शनि एक साथ हैं तो आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं किसी लिमिट तक सही भी है, क्योंकि जब भी आपकी कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठते हैं तो ये लाइफ में जो है वेरिएशन ले आते हैं। कोई भी चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं होगी, आप जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं आपके लाइफ के साथ वही चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि मंगल और शनि किस राशि में है। अब सपोज करिए किसी इंसान की कुंडली में मंगल और शनि मकर राशि में बैठे हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं और शनि का ये अपना घर है। अब अगर ये कंजंक्शन मकर राशि में होकर जन्म कुंडली के किसी अच्छे भाव में बन जाए तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा सफल बनाने वाला होता है। जनरली अगर मैं आपसे कहूँ तो मंगल और शनि मैंने जिनकी भी कुंडली में देखा भले उनकी लाइफ में कुछ अप डाउन्स रहे हों, लेकिन ऐसा इंसान वो कर गुजरने की क्षमता रखता है जो दूसरा सोच भी नहीं सकता। ऐसे लोग उतने ही करेजियस होते हैं, उतना ही रिस्क लेने वाले होते हैं, ये कह लीजिए अपने काम के प्रति उनके अंदर एक पागलपन होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितना एफिशिएंट ये लोग होते हैं दूसरे नहीं होते। अब दिक्कत ये है कि ये एनर्जी जा कहाँ रही है। मैं आपको बताऊं, एक मंगल और शनि वाला इंसान बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, बहुत अच्छा डिज़ाइनर हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, एक वॉरियर हो सकता है, एक नेता हो सकता है, और मंगल शनि वाला इंसान एक साइको किलर भी हो सकता है। अब आप समझ रही होंगी कि मैं इसको क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक एनर्जी है, बस कहाँ यूज हो रही है, किस भाव में और किस राशि में बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मंगल और शनि बहुत पावरफुल एनर्जी हैं, बट उन्हें चैनलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और एक और मैंने सुन रखा है काल सर्प दोष के बारे में। कई बार ये काल सर्प दोष बताया जाता है कुंडली में, तो एक्चुअली में काल सर्प दोष क्या है और ये कैसे प्रभाव डालता है, क्या करता है कुंडली में? देखिए, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक सूत्र है जिसे सब लोग जानते होंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में पूरे ग्रह आ जाएं तो इसे काल सर्प दोष कहा जाता है, जो कि एक्चुअली सही है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जब राहु और केतु के बीच में से कोई 1-2 प्लैनेट बाहर निकल जाएं तो ये आंशिक काल सर्प दोष है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, या तो आपकी कुंडली में पूरा काल सर्प होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ये आंशिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है। तो उसमें फिर कुछ ऑथर्स ने ये लिखा कि नहीं, आंशिक वाला जो काल सर्प होता है वो एक्चुअली ये बात है कि आपके राहु और केतु के बीच में पूरे प्लैनेट आ जाएं और उनमें से कोई भी एक ग्रह अगर बाहर निकल जाए तो वो आपका मोस्ट सेविंग प्लैनेट बन जाता है। अब भले ही वो प्लैनेट आपके लग्न के अकॉर्डिंग कारक नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम वो आपको सिक्योर करेगा, लाइफ टाइम आपको बचाने का काम करेगा। तो अलग अलग ऑथर्स ने इसमें अलग अलग अपने जो है विचार रखे। अगर मैं आपसे पर्सनली जो मुझे लगता है मैं आपसे बताना चाहूँ, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सहमत होंगे, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन पर्सनली जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया वो ये कि काल सर्प दोष का सिक्के का सिर्फ एक पहलू है जिसे हम जानते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु जहाँ पर भी बैठे हैं वो एक टाइप का काल सर्प दोष ही है। एक ऑथर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बताया कि आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में से राहु और केतु कहीं ना कहीं बैठे ही होंगे, और इनकी एक कंडीशन होती है कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। राहु जहाँ बैठता है वहाँ, और वहाँ से वो पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखता है, यानी उसने कुल मिला के 4 भाव कवर कर लिए। इसी तरह केतु जहाँ बैठता है तो वो जहाँ बैठा है वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम यानी 4 भाव इसने कवर कर लिए। 4 राहु ने 4 केतु ने कुल मिला के
कुंडली के ज़्यादातर भावों को कवर कर लेते हैं। तो उस ऑथर की मुझे जब मैंने उसके विचार पढ़े तो उसके बाद मैंने उसे कुंडली में अप्लाई करना शुरू किया और मैंने देखा उसने हर एक भाव के लिए, जैसे राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है तो एक टाइप का कालसर्प, राहु सेकंड में है, केतु अष्टम में है दूसरे टाइप का कालसर्प, राहु तीसरे में है, केतु नवे में है चौथे टाइप का कालसर्प। मतलब समझ गए, आपकी हर एक भाव में राहु केतु को उसने अलग अलग कालसर्प के फॉर्म में डिवाइड किया और वो लोगों की लाइफ में अप्लाई भी हो रहा था। अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं इसमें एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि राहु केतु एक्चुअली हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरह और बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आज के टाइम पे ऐसा इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, कलयुग, ये राहु के लिए बड़ा कंफर्टेबल है। ये अगर सतयुग होता तो मे भी राहु के लिए ये कंफर्टेबल ना होता, लेकिन आज के टाइम पे बाहर आप जो माहौल देख रहे हैं, जिस तरह के लोगों की थिंकिंग, खान पान, रहन सहन, लिविंग स्टाइल और हमारी थॉट प्रोसेस हो गई है, वो राहु के लिए बड़ा फ्रेंडली है। इसलिए इजीली राहु किसी को भी ओवरकम कर देता है या कह सकते हैं कि उसकी लाइफ को पजेस कर लेता है। तो जो काल सर्प है एक्चुअली इसकी डेफिनेशन यही है कि पूरे ग्रह इसके बीच में आ जाए तो काल सर्प कहा जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान की कुंडली में राहु और केतु मिलकर कुंडली को ब्लॉक करने का काम जरूर करते हैं। और राहु की एक चीज़ और खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी कुंडली में मोस्ट अच्छा प्लैनेट हो जाए और मोस्ट अच्छी जगह पे बैठ जाए, लेकिन तब भी ये आपको फंसाने से, आपको नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। ये वो प्लैनेट है जिसको भ्रम का कारक कहा जाता है। ये एक्चुअली धोखा देना, भ्रम फैलाना, झूठ, फरेब, अंधकार, इनका प्रतीक माना जाता है। तो इस वजह से ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है, आपको अचानक से सफलता भी देगा, लेकिन मौका पड़ते ही ये आपको ज़मीन में पटकने से पीछे नहीं हटेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोगों को अपनी कुंडली का स्पेसिफिक राहु केतु का ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए और उसकी रेमेडी हमेशा करते रहना चाहिए, नॉट बाई जेम स्टोन, बल्कि बाई पूजा, हवन, दान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप राहु को या केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। केतु तो वैसे बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन उनके सामने जो बैठा है उसकी वजह से उनकी गिनती भी पाप ग्रहों में की जाती है। तो काल सर्पदोषा मेरे हिसाब से हर कुंडली में अप्लाई होता है। अभी मुझे कभी टाइम मिला तो मैं इसमें एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और एक जनरली लोग कई बार कुछ लोग काम करना शुरू करते हैं, किसी फील्ड में काम किया, किसी फील्ड में काम किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते। तो फाइनली वो अगर उन्हें अपनी कुंडली के थ्रू, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, ये जानना हो कि वो किस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे या फिर उन्हें किस फील्ड में काम करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, या किस फील्ड में जाना चाहिए, तो वो कुंडली से कैसे पता करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। एक्चुअली हमारी ज्योतिष, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, इसका निर्माण ही इसीलिए किया गया था सोसाइटी और लोगों के उत्थान यानी डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको उनकी लाइफ में कौन सा काम करना चाहिए। यहाँ पर बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि एक्चुअली ये आपको रास्ता दिखाती है आगे बढ़ने का। कई लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या फ्यूचर देखने के लिए, बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोलॉजी का निर्माण कभी इसलिए किया ही नहीं गया था कि आप फ्यूचर को देखकर उसे बदलने की कोशिश करें। ये तो आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है या इसको बनाया गया था। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपको कौन सा काम या किस फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, तो सिंपली आप अपनी कुंडली में 3 ग्रहों को देखिए। एक लग्न को देखिए, एक सूर्य को देखिए और एक चंद्रमा को देखिए, मतलब एक भाव और 2 ग्रह। अब आपकी कुंडली में आपका लग्न, आपके सूर्य, आपके चंद्रमा, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हों उससे 10 घर आगे चले जाइए। 10 घर आगे जाने पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपको आपकी जीवन में आजीविका के लिए, यानी जो आप काम करना चाह रहे हैं, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें मदद करेगा। और बाई चांस आप 10 घर आगे बढ़ते हैं, आपको कोई ग्रह नहीं मिलता, तो ये देखिए कि वहाँ पे कौन सी राशि बनी है। उस राशि का जो लॉर्ड है, उस लॉर्ड को जाके नवमांश में देखिए कि वो किस राशि में बैठा है। नवमांश में वो जिस ग्रह की राशि में बैठा हो, उसका लॉर्ड के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सूत्र हैं, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि बस लग्न, 5th हाउस, 9th हाउस, इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करवा दो, जबकि ये बहुत गलत है। कभी कभी आपके 10th हाउस में बैठा एक अकेला ग्रह जो आपकी कुंडली में कारक भी नहीं है, लेकिन वो लग्नेश का मित्र है या दूसरी कंडीशन में वो बहुत अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं और उसमें आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिल सकती है। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने D10 चार्ट देख सकते हैं, एक बार नवमांश देख लीजिए, चलित और चंद्र सूर्य कुंडली भी एक बार देख लीजिए। उससे आपको काफ़ी हद तक ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपको किस फील्ड में सक्सेसफुल होना है। और सक्सेसफुल, वेरी गुड। और ये दूसरा क्वेश्चन, लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपसे कि जो मांगलिक होना, आपने भी सुना होगा, कई बार कहते हैं कुंडली से मांगलिक है, शादी नहीं हो सकती, लाइफ के ऊपर बात आ जाती है। तो ये मांगलिक दोष होता क्या है? क्या वाकई मांगलिक होना खराब होता है? देखिए, मांगलिक दोष, जब आप
मैरिज के लिए, शादी के लिए किसी पार्टनर को देखते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आपको मांगलिक दोष कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, मांगलिक दोष मतलब आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो उस एनर्जी लेवल को मैच कर पाए। अगर वो पार्टनर उस एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर पाया तो ये एनर्जी लेवल ही उसके लिए घातक हो जाएगा। मांगलिक दोष के लिए सीधा सा एक सिंपल जो है सूत्र बताया गया कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा माफ़ करिएगा मंगल जो है वो लग्न में 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में है, तो इसे मांगलिक दोष कहा जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इतना नहीं है भाई, 5th हाउस को भी काउंट करिए, और कुछ लोगों ने कहा नहीं 10th हाउस को भी काउंट करिए। असल में मांगलिक दोष की सही डेफिनेशन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। ज़्यादातर लोग असल में मांगलिक दोष क्या होता है इसे जानते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं जिससे कि आपकी कुंडली में भले ही मंगल 7th हाउस में या मंगल 8th हाउस में हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मंगल दोष को ये जान पाते हैं कि एक्चुअली आपकी कुंडली में है या नहीं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल कारक होकर इन्हीं भावों में बैठे हैं, कुछ ऐसे और सूत्र हैं जो अगर लागू हो रहे हो तो फिर आपको ये मान के चलना चाहिए कि मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है नहीं, और अगर है तो उसका प्रभाव इतना कम है कि जब आप अपने किसी पार्टनर को चुनेंगे तो आप उसकी कुंडली में भी मैचिंग के दौरान उन एलिमेंट्स को देखकर और शादी के लिए मतलब आगे बात बढ़ा सकते हैं। तो मैं मांगलिक दोष के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर शादी के लिए बात हो रही लाइफ पार्टनर के लिए तो 110% आपको पहली बात ये मांगलिक दोष कंसीडर करना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मांगलिक दोष एक्चुअली में कब होता है और कब नहीं होता। सिर्फ मंगल को ये देखने से कि मंगल कोई भी लग्न है, राशि है, आप कुछ कंसीडर नहीं कर रहे, बस आपने देखा मंगल 4th हाउस में है या आपने देखा मंगल 12th हाउस में, तो आपने कहा बस मांगलिक दोष है, शादी नहीं हो सकती। एक्चुअली पहले देखिए कि जन्म लग्न से कोई मांगलिक है, चंद्र लग्न से मांगलिक है, मंगल दोष के जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी सूत्र हैं वो उसकी कुंडली में लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसकी राशि कौन सी है, उसका लग्न कौन सा है, दूसरी बात उसके मंगल किस कंडीशन में है। मांगलिक दोष के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ मैरिज को अलग कर दीजिए तो इसके अलावा मांगलिक दोष बहुत अच्छी चीज़ है। ये जिसकी भी कुंडली में होता है, ऐसे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट के जो काम करते हैं लोग, वो बहुत बड़े बड़े बिल्डर हो गए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, या बहुत बड़े बड़े प्लेयर हो गए, एथलीट्स हो गए, उनकी कुंडली में आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज वो जिस जगह पे हैं उस जगह के लिए जो हाई लेवल की एनर्जी चाहिए थी वो मंगल ने ही उनको दी। दरअसल बहुत सारे लोगों को अभी मंगल की इंपॉर्टेंस नहीं पता। एक ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बुक में एक बात कही कि अगर हमारी लाइफ से सिर्फ मंगल को खींच लिया जाए तो आप सिर्फ एक जिंदा लाश रहेंगे, आपके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं होगी कि आप उठ के खड़े हो सकें। तो मंगल हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो आपको मांगलिक दोष कंसीडर करना चाहिए। इसके एक्चुअल सूत्रों को आपको, एस्ट्रोलॉजी की कुछ बहुत पुरानी बुक्स हैं उससे इसके जो एक्चुअल सूत्र हैं वो आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए कि आप क्विक डिसीजन ले सके कि हाँ इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं। अच्छा, और ऑब्वियसली इतनी सारी कुंडलीज हैं, किसी की भी कुंडली है तो वो कोई ना कोई तो कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ दोष होगा। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं। तो क्या कुंडली के सारे दोषों को दूर करने का कोई एक उपाय होगा, कोई एक रेमेडी कि अगर आप उसे करें, या कोई भी उपाय जैसे कुंडली के सारे दोषों को खत्म करने का एक उपाय विष्णु सहस्त्र नाम, या तो विष्णु सहस्त्र नाम या शिव सहस्त्र नाम। ये दो ऐसे महा उपाय हैं जिनको करके आपकी कुंडली में नो मैटर कोई भी दोष हो, कितने ही ग्रह आपकी कुंडली में डिग्री वाइज डेड पड़े हों, कितने ही आपकी कुंडली लो लेवल की हो, आपको लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा, आप परेशान हैं, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे करियर के लिए हो, मैरिड लाइफ के लिए हो, शादी नहीं हो रही, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप अपने सपने नहीं पूरे कर पा रहे हैं, लोग आपको कंसीडर नहीं करते, लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, ऐसी तमाम अनगिनत प्रॉब्लम्स को विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम, दोनों चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं हम शिव भक्त हैं, तो वो शिव भक्त हैं इस वजह से उनको ऐसा लगता है, ये चीज़ सही नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, और कई लोगों को लगता है कि वो विष्णु जी के भक्त हैं तो वो शिव सहस्त्र नाम। बल्कि लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान हम जैसे इंसानों जैसे नहीं है ना, क्योंकि इतनी छोटी सोच हो कि शिव जी नाराज हो जाए कि आपने विष्णु सहस्त्र नाम किया। पूजा जैसे आप करते हैं आपको करते रहना चाहिए। आपको जो भी आप पूजा कर रहे हैं, कहते हैं कि जो आपके आराध्य हैं वो आपके लिए स्पेशल हैं, आप उनके लिए स्पेशली कोई भी पूजा करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं कर सकते। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम इकलौता एक ऐसा उपाय है जिसे करके डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो गोल अचीव कर सकते हैं जो आपने ना तो कभी सोचे होंगे और ना आपको ऐसा लगेगा कि वो हमें मिलेंगे, लेकिन ईजिली वो आपको मिल जाएंगे। ये आपकी पूरी कुंडली को बैलेंस करता है, पूरे ग्रह नक्षत्रों को, ग्रहों की चाल को कंट्रोल करता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि शिव सहस्त्र नाम हो या विष्णु सहस्त्र नाम हो,
जिनसे पूरी दुनिया शुरू हो रही है, जिन पे पूरी दुनिया खत्म हो रही है, फिर ज्योतिष का उनके आगे कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मतलब जो जब आप भगवान की शरण में चले जाते हैं, आप विष्णु या शिव जी की शरण में चले जाते हैं, विष्णु जी की या शिव जी की शरण में, तो फिर वहाँ पे ये मैटर नहीं करता, फिर ज्योतिष वहाँ पे आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। आप परम शक्ति के पास हैं, सारी चीज़ें उनके हाथ में छोड़ दीजिए। आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी कुंडली और कुंडली के दोष वो हैंडल कर लेंगे। ओके, सो ये मेरे सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं इनको लेके, बट आज वो क्लियर हो रहे हैं कि वो सारे कुछ नहीं है। जी, जो भी दर्शक हैं जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा, मुझे तो आप जानते ही, मेरा नाम अनुभव सिंह है और इस चैनल पे आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े फैक्ट और वीडियोस देखते हैं। आज ये वीडियो कुछ नया था। आपने जिन्हें स्क्रीन में देखा, इनका नाम आरती सिंह जी है और ये मेरी छोटी बहन है। एक्चुअली इनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी है और ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहती थी, तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना दिया जाए ताकि इनके क्वेश्चंस के आंसर के ज़रिए आप लोगों को भी नॉलेज गेन हो, कुछ चीज़ों में आपको भी थोड़ा सा रियलिटी और क्लियरिटी आए आपके दिमाग में। तो बहुत अच्छा लगा आरती जी आपसे बात करके, और इसी तरह आप टाइम निकाल के जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, किसी बात में आपको डिस्कस करना हो, आप इस चैनल पे आ सकती हैं, बात कर सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं टाइम निकाल के आपके क्वेश्चंस का इसी तरह जो है आंसर करूँ। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।